अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासम है और मैं आपके लिए परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वेब डेवलपमेंट का एक क्रैश कोर्स लेकर आया हूँ। इस क्रैश कोर्स में हम 4 चीज़ें सीखेंगे: HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और PHP। तो मैं आपको इस क्रैश कोर्स के तीसरे हिस्से में खुशामदीद कहता हूँ, जहाँ पे हम आज सीखेंगे जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट मैं आपको बताता चलूँ। जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हम फ्रंट एंड में यूज़ करते हैं, और जो कि ब्राउज़र के अंदर ब्राउज़र्स को सेल्फ एग्जीक्यूट करता है। इसके लिए आपको कोई अलग से इंटरप्रेटर या कोई और चीज़ इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती, जैसे कि हमें PHP या किसी भी जावा या किसी और लैंग्वेज के लिए कोई कंपाइलर या इंटरप्रेटर इंस्टॉल करना पड़ता है, या कोई सर्वर या इंजन इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ऐसा जावास्क्रिप्ट में ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता। जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं, मोज़िला फायरफॉक्स है, सफारी है या क्रोम है, उसमें ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। तो इस वक्त आप देख रहे होंगे मेरे पास लेफ़्ट साइड पे मेरा जो क्रैश कोर्स का फ़ोल्डर है, जिसमें मैंने आपको HTML और CSS सिखाई थी, वही ओपन है। और राइट साइड पे मैंने यहाँ पे एक ब्राउज़र, सफारी ब्राउज़र ओपन किया हुआ है। वो मैंने इसलिए ओपन किया क्योंकि मेरे गूगल क्रोम या फायरफॉक्स में नोटिफिकेशंस वगैरह आती रहती हैं, तो मैं नहीं चाहता कि वो डिस्टर्बेंस या वो क्रिएट हो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जब मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसको हम HTML के अंदर लिखते हैं, इसको कॉल करते हैं एक्चुअली HTML के अंदर। लेकिन लिखने के भी दो तरीके होते हैं कि हम इसको या तो उस HTML के अंदर ही लिख सकते हैं, या उसकी एक अलग अलग से फाइल बना के उसके अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखें, मैंने एक JS का फ़ोल्डर बनाया हुआ है, जिसके अंदर ये, अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ये JS का फ़ोल्डर बनाया हुआ है। और इस फ़ोल्डर के अंदर मैंने script.js की फ़ाइल, तो जो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल जो भी बनेगी उसकी एक्सटेंशन .js होगी। चूँकि ये एक क्रैश कोर्स है, तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बल्कि ओवरव्यूज़ दूँगा डिफरेंट थिंग्स के। और अगर आप उसके बारे में फ़र्दर जो चीज़ आपने समझनी हो उसकी डिटेल, तो आप उसके लिए वेब पे भी सर्च कर सकते हैं। आपको बने बनाए स्क्रिप्ट भी मिल जाते हैं। और सबसे जो मशहूर बना बनाया स्क्रिप्ट, जिसको एक लाइब्रेरी भी कहा जाता है, वो jQuery है, जो कि जावास्क्रिप्ट की कोर लैंग्वेज पे बेस्ड है। लेकिन उसमें है कि डू मोर राइट लेस, मतलब आप उसमें लिखते कम है और वो फंक्शन ज़्यादा परफॉर्म करता है। जबकि जावास्क्रिप्ट जो कोर जावास्क्रिप्ट है, उसमें आपको लिखना भी ज़्यादा पड़ता है, तब वो आप फंक्शनैलिटी अचीव कर सकते हैं। तो हम बेसिक ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको jQuery का भी इंट्रोडक्शन इसी ट्यूटोरियल में दे दूंगा, जावास्क्रिप्ट के ही। लेकिन ध्यान में रखिए कि जावास्क्रिप्ट अगर आपको सही तरीके से समझ आएगी, तभी आप jQuery से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट को लिखने के लिए सबसे पहले हम HTML के अंदर उसको कहीं पे भी बॉडी के अंदर कहीं स्क्रिप्ट के टैग्स में क्लोज करके हम उसको जावास्क्रिप्ट को इनिशियलाइज करते हैं। तो हम लिखते हैं स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट। ये तरीका जब हम यूज़ करते हैं, तो इस तरीके में हम ये कार्य के HTML के अंदर ही हम उसको लिख रहे हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ पे src में यहाँ पे JS फाइल का पाथ, जैसे कि ये अभी JS के फोल्डर के अंदर script.js फाइल है, इस तरह हम पाथ दे देते हैं सोर्स के एट्रीब्यूट में। तो अब हम जो चीज़ इसमें लिखेंगे वो इस फाइल के साथ एग्जीक्यूट होगी। तो अभी मैं इन दोनों को क्लोज करके एक नई फाइल यहीं पे क्रिएट करता हूँ क्रैश कोर्स के अंदर। इसको मैं इसको सेव करता हूँ JS.html के नाम से, मतलब ये JS ट्यूटोरियल है, JS टूट के नाम से मैं सेव करता हूँ। और इसमें हम HTML का बेसिक बैकबोन जो स्ट्रक्चर है वो बना लेते हैं। तो ये हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर है। अब जावास्क्रिप्ट डोम पे काम करता है। अब जावास्क्रिप्ट जब बात आती है जावास्क्रिप्ट, तो उसके साथ एक वर्ड यूज़ होता है डोम। डोम बेसिकली क्या होता है कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये जो आपके पास ब्राउज़र यहाँ पे ओपन है, इसके अंदर ये जो कुछ भी ओपन है, ये एक डोम है, ये एक HTML है। तो इसको मैं अभी, ये जो मैंने अभी js2.html फाइल बनाई, इसको मैं लोड करता हूँ ब्राउज़र के अंदर। तो इसको मैं यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा, तो आप देखेंगे ये एक डॉम लोड हो गया इसके अंदर, इस ब्राउज़र के अंदर। यहीं पे मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट भी कर सकता हूँ। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आपको कंसोल दिखा सकूँ, तो जो भी हम यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर, इस बॉडी के अंदर जो भी हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, उसकी या तो व्यू में फ़िलहाल नज़र आएगा यहाँ पे, या यहाँ पे, या एक अलर्ट की सूरत में। जैसे 3 तरीके होते हैं इसको डिस्प्ले कराने के टेक्स्ट को। एक तरीका, पहला तरीका ये होता है कि मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट के सबसे पहले टैग लिखता हूँ और इसको क्लोज करता हूँ। फिर उसके अंदर लिखता हूँ console.log hello वर्ड, सेव करता हूँ। और इस पेज को मैं रीलोड करता हूँ। ये रिफ़्रेश का बटन है, रिफ़्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ नज़र आया। ये आपको, ये देखें, हेलो वर्ल्ड कंसोल में, कंसोल वाली टैब में, ये कंसोल टैब है, इसमें आपको मैं बाकियों को फ़िलहाल क्लोज़ कर देता हूँ, ताकि यहाँ पे ये कंसोल टैब आ गया। ये हर ब्राउज़र में होती है कंसोल टैब, चाहे आप क्रोम यूज़ करें, चाहे फायरफॉक्स या कोई एनी अदर ब्राउज़र, जैसे कि
अब काफ़ी सारे ब्राउज़र हैं मार्केट में, मुझे कईयों के नाम मुझे, क्योंकि मैं ये 3 यूज़ कर रहा हूँ, तो तीनों के नाम आते हैं। ओपरा भी है, इसके अलावा है। एक तरीका ये है, एक तरीका ये अलर्ट हेलो वर्ल्ड। मैं इसको दोबारा इसको रिफ़्रेश करता हूँ पेज को, तो ये देखें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। तो यहाँ पे क्लोज़ लिखा होता है, कुछ ब्राउज़र ओके लिखा हुआ दिखाते हैं। तो ये हेलो। तीसरा तरीका ये है कि हम यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड। ये तीसरा तरीका है। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे इसके अंदर लिखा हुआ आ गया ब्राउज़र के अंदर। तो ये 3 तरीके हैं स्क्रिप्ट के अंदर डिस्प्ले कराने के लिए, डाटा को डिस्प्ले। कंसोल डॉट लॉग, अलर्ट, डॉक्यूमेंट। एक और तरीका भी होता है, वो ये होता है कि हम बॉडी के अंदर एक HTML का टैग कोई भी यूज़ करते हैं, जैसे पी div या कोई भी स्पान आई कोई भी यूज़ करते हैं, उसको एक आईडी देते हैं, उसका नाम हम कुछ भी रख देते हैं, हेलो वर्ल्ड नाम रख देते हैं उसका, और यहाँ पे उसको क्लोज करके उसमें कुछ भी नहीं लिखते, या फिर हम लिख देते हैं मैसेज विल डिस्प्ले ये। ठीक हो गया। अब मैं इन तीनों को ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से। सेव किया इसको मैंने और रीलोड किया, तो मैसेज विल डिस्प्ले हेयर आया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और इस ID का मैंने हेलो वर्ल्ड ID दे दी, और साथ में लिख दिया इनर HTML इज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड। अब आप देखेंगे ये जो मैसेज है, ये हालांकि मैंने इसको अभी यहाँ से रिमूव नहीं किया, लेकिन जैसे ही मैं इसको रीलोड करूँगा तो वो मैसेज डिसअपीयर हो गया, ये वाला मैसेज, उसकी जगह हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। तो ये कुछ मेथड्स होते हैं जिसके ज़रिए हम आउटपुट ले सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। आप बेसिकली डोम पूरे जो आपके HTML का स्ट्रक्चर होता है, अगर उसको आप जो पेज सोर्स करें, तो ये आपको जो पेज का सोर्स ये नज़र आ रहा है, ये सॉरी, ये सारा जो है ये डॉम है, एक डॉम। इसको हमने जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैनिपुलेट करना होता है। ये जो भी पी टैग है, या जो भी बॉडी टैग है, या जो भी है, जैसे सपोज़ मैं उसका बैकग्राउंड, बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID के बजाय मैं ID को एक बॉडी को एक ID दूंगा, और ID BD दे देता हूँ, मैं कुछ भी दे सकते हैं आप। इसको यहाँ से कॉपी करके इसके लिए यहाँ पे मैं लिख के, और डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इज़ इक्वल्स टू रेड दे देता हूँ। तो इसको सेव करने के बाद जैसे मैं इसको रीलोड करूँगा, मैं इसको थोड़ा मिनिमम, तो अब देखेंगे कि पूरी बॉडी का कलर ब्लैक हो गया। फिर मैं दोबारा इसको कॉपी करके यहीं से इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, और इसका बैकग्राउंड कलर के बजाय मैं सिंपल डॉट कलर कर देता हूँ, और इसको रीलोड करता हूँ दोबारा। तो आप देखें कि यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है इसका कलर सॉरी रेड था, तो मैं इसको वाइट कर देता हूँ, तो वो भी रेड हो गया। तो ये देखें ये टेक्स्ट इसमें जो भी है वो वाइट हो गया। तो ये भी एक तरीका होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर टेक्स्ट को डिस्प्ले कराने का। हम टारगेट करते हैं किसी भी टैग को उसके एलिमेंट के, उसकी ID के थ्रू। तो डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट होता है, उसके अंदर अगर हम देखना हो कि डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आप कंसोल के अंदर डायरेक्ट भी यहाँ पे सिंपल डॉक्यूमेंट लिख के एंटर करें, तो ये देखें आपके पास यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने डॉक्यूमेंट लिख के एंटर किया, तो नीचे ये देखें एक साइंस है, इसको मैं क्लिक करूँगा, तो इसके अंदर आपको सारे पूरा वही जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, वो सारा मतलब डाटा जो हमने व्यू सोर्स के थ्रू किया था, तो वो सारा डॉक्यूमेंट के थ्रू। तो इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए हम पूरे जावास्क्रिप्ट को मॉडल उसको मैनिपुलेट करते हैं। अब बेसिक से स्टार्ट, अब हम स्टार्ट करते हैं कि ये तो था तरीका कैसे हम डिस्प्ले करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स क्या चीज़ होती है। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स बैकबोन की हैसियत रखते हैं। मतलब वो वेरिएबल, हर काम वेरिएबल्स के थ्रू करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपकी जो है, अगर आपने वही वैल्यू मल्टीपल जगह पे यूज़ किया, उसको आप चेंज करना चाहें, तो बस एक वेरिएबल में आप उसको चेंज करें, और वो बाकी जगह पे भी खुद खुद चेंज हो जाए। तो वेरिएबल डिफाइन करने के लिए हम वार वर्ड यूज़ करते हैं, और उसके आगे याद रखें जो वेरिएबल होता है उसके नाम में स्पेस नहीं होती, कहीं आप उसके अंदर कोई स्पेस वगैरह नहीं दे सकते। और आप कोई भी नंबर या अल्फ़ाबेट वेरिएबल नेम में रख सकते हैं, नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स, नंबर्स ऑफ़ लेटर्स, और नंबर ऑफ़ मतलब 1 डिजिट्स भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वेरिएबल का पहला कैरेक्टर मस्ट बी डॉलर साइन या अंडरस्कोर, या एक अल्फ़ाबेट हो, एक नंबर नहीं हो सकता। जैसे मैं लिखता हूँ माई नेम, और या फिर माई नेम, या फिर माई नेम, या फिर माई नेम। सो ये चारों जो है वैलिड नेम है, और एज़ फार ये जहाँ तक वैलिड नेम है, इसके अलावा ये
आप ये कि डिफरेंट वेरिएबल भी है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, वो हर वेरिएबल को ट्रीट करती है डिफरेंटली। अगर उसमें एक भी करैक्टर डिफरेंट हो तो वो डिफरेंट वेरिएबल हो जाता है। इसलिए जब आप अपनी कोडिंग को स्क्रिप्ट लिखें तो ध्यान में रखें कि आपने क्या उसका नाम रखा है, वेरिएबल का नाम जिसको आप एक्सेस करने जा रहे हैं। इसी सिलसिले में जो हमारे पास स्मार्ट एडिटर हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर दोबारा लिखूँ माई, तो वो हमें बता देगा कि माई के नाम से हमने दो वेरिएबल हैं जिनका पहला स्मॉल लेटर है, ये वाला भी स्मॉल है और ये वाला भी स्मॉल है। तो अगर मैं पहले दो कैपिटल रखूँगा तो वो हमें बता देगा कि इस नाम से भी हमारे पास माई नेम और माई नेम उसने दो बता दिया, बल्कि ये दो नहीं बताए। तो इस तरीके से हम स्मार्ट एडिटर से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये इस तरह हम वेरिएबल अब डिफ़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, पहला नंबर यानी अब 1 2 3 ये देंगे तो ये वैलिड मेथड नहीं है। आप इसके स्टार्ट में या तो डॉलर साइन लगा सकते हैं या अंडरस्कोर लगा सकते हैं, दिस इज़ वैलिड। ये चीज़ जो है वैलिड वेरिएबल है। और जो भी स्टेटमेंट हो जब आप उसको क्लोज़ करें तो यहाँ पे सेमीकोलन लाजमी लगाएं। अब मैं इस पेज को रीलोड करता हूँ तो वो वापस हम पुरानी स्टेट में आ गए। तो ये वेरिएबल, अब वेरिएबल को वैल्यूज़ कैसे साइन की जाए, इसके भी दो तरीके होते हैं। या तो आप उसको रन टाइम पे साइन करेंगे वैल्यू, या आप उसको डिज़ाइन टाइम पे, जैसे मैं वेरिएबल माई नेम इज इक्वल्स टू इमरान कासिम लिख देता हूँ और सेमीकोलन। तो यहाँ पे ये जो इक्वल साइन है, ये इक्वल साइन इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या करता है कि ये जो राइट साइड की वैल्यू होती है उसको लेफ्ट साइड के जो वेरिएबल है उसमें स्टोर कर देता है। एक तो ये असाइनमेंट, इसके अलावा हम जब आगे चल के एरेज वगैरह या ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तो उसमें इसी वीडियो में देखेंगे कि इसकी जगह हम ये कॉलम भी यूज़ करते हैं एज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। तो फिलहाल वेरिएबल में ये नेम हमने लिखा, फिर इसके बाद माई एज इज़ इक्वल टू 39, जो भी 38 या 39 जो भी आपने लिखा वो आपने लिख दिए। तो ये हमने दो वेरिएबल डिफाइन कर दिए। अब मैं इसको सेव करता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ, लेकिन ये जो दो वेरिएबल्स हैं ये ब्राउज़र की मेमोरी में आ चुके हैं। कैसे पता चलेगा? मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट सॉरी कंसोल डॉट लॉग, और अब माई देखें नेम और ये दोनों वेरिएबल इसकी मेमोरी में आ चुके हैं। मैं माई नेम लिख के एंटर करूँगा तो ये देखें यहाँ पे इमरान कासिम लिखा हुआ आ गया। इसी तरह मैं फिर इसको अप एरो की दबा के यहाँ पे माई एज लिखूँगा तो यहाँ पे एज 39 लिखा हुआ आ गया। तो ये मतलब ये जो वेरिएबल मैंने बनाई ये सक्सेसफुली इसके ब्राउज़र की मेमोरी में आके इस तरह हम वेरिएबल डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब वेरिएबल्स के दो स्कोप होते हैं स्क्रिप्ट के अंदर, एक लोकल वेरिएबल होता है और एक ग्लोबल वेरिएबल होता है। जो आप वेरिएबल किसी फंक्शन या मेथड के अंदर बनाते हैं, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। फंक्शन से हेलो, और इस तरह फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन, उसका फंक्शन का नाम, उसके बाद पैरेंथेसिस, उस पैरेंथेसिस में या तो आप पैरामीटर्स पास करते हैं या कुछ भी नहीं पास करते, और फिर दो कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, तो इसकी मदद से हमने एक फ़ंक्शन बना लिया। अब इस फंक्शन में अगर मैं लिखूँ वेरिएबल एड्रेस इज इक्वल्स टू पाकिस्तान, ये मैंने लिखा एड्रेस इज इक्वल टू पाकिस्तान। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कंसोल डॉट लॉग address एड्रेस और इसको मैं रीलोड करूँ तो आप यहाँ पे एक एरर मैसेज देखेंगे रेफरेंस एरर सॉरी यहाँ पे कैन नॉट फाइंड वेरिएबल एड्रेस, मतलब हालांकि हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ फंक्शन के अंदर लेकिन हम उसको एक्सेस फंक्शन के बाहर कर रहे हैं, तो इस वजह से वो इसको कह रहे हैं कि अनडिफाइंड। लेकिन अगर सपोज हम यही इसी को हम इसके अंदर लिख देते हैं, इसको रन करेंगे तो एरर तो कोई नहीं आएगा, लेकिन ये कंसोल डॉट लॉग में एड्रेस भी लिखा हुआ नहीं आएगा। इसकी वजह ये है कि हम जो फंक्शन क्रिएट किया है उसको कहीं पे कॉल नहीं किया। तो अगर मैं यहाँ पे से हेलो लिख के इसको रन करता हूँ अब दोबारा, तो अब ये देखें पाकिस्तान लिखा हुआ आ गया। तो इस तरीके से हम वेरिएबल्स को वेरिएबल के स्कोप को भी देख सकते हैं कि लोकल और ग्लोबल स्कोप होते हैं। इसके बाद जावास्क्रिप्ट के अंदर मैथ के ऑपरेटर्स होते हैं, मैथ फंक्शन, जिसमें सबसे पहले अरिथमेटिक फंक्शंस होते हैं जो कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन होते हैं। फिर उसके बाद उसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जिसमें हमारे पास इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, सॉरी लॉजिकल नहीं, ये लॉजिकल सॉरी ये कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास एंड और है और नॉट है, ये तीन हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। फिर इसको अच्छा जावास्क्रिप्ट के अंदर हम इनको कमेंट्स में लिख देते हैं। तो कमेंट्स में लिखने के दो तरीके होते हैं, या तो आप इसको डबल स्लैश लगा दें, बैक स्लैश, और ये कमेंट्स बन जाएंगे, या फिर आप इस तरह लिख सकते हैं ये। अब इसके अंदर आप ये मल्टी लाइन, जो डबल बैक स्लैश होती है ये मल्टी लाइन सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं, और ये जो है ये मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं। तो कंडीशनल ऑपरेटर्स
TORS। इसमें हमारे पास होते हैं इक्वल साइन, ट्रिपल इक्वल साइन, नॉट इक्वल साइन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल्स टू। तो ये हमारे पास जो है कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं। ये इसकी बेस पे हम मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्रामिंग, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिसीजन लेते हैं। आप रियल लाइफ में भी इसके एग्जांपल देख रहे हैं कि अगर मेरे पास इतने पैसे तो ये मैं करूँगा, अगर मेरे पास इससे ज़्यादा हुए तो मैं ये करूँगा, अगर मेरे पास इससे ज़्यादा या इतने हुए तो ये कंडीशंस होती हैं। और लॉजिकल ये होता है कि अगर मेरे पास इतने हुए या मेरे पास इतने हुए, अगर मेरे पास इतने हुए और मेरे पास इतने हुए, तो ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है। इसी तरह अरिथमेटिक में हम दो वैल्यूज़ को प्लस कर सकते हैं, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा प्लस साइन का, जो ये प्लस साइन है, इसका एक और भी पर्पस होता है। इसको कहते हैं कॉन्केटिनेशनल कॉन्केटिनेट ऑपरेटर या कॉन्केटिनेशनल ऑपरेटर। सॉरी मुझे, तो ये एक कॉन्केटिनेट करने के लिए भी यूज़ होता है दो स्ट्रिंग्स को। जब ये दो इंटीजर के दरमियान में यूज़ होगा तो उनको ये ऐड करेगा, लेकिन दो स्ट्रिंग के दरमियान भी ऐड ही करेगा, लेकिन वो उसको हम कहते हैं कॉन्केटिनेट। इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट 2 + 5, 2 + 5, यार ये जस्ट लाइन ब्रेक लगाने के लिए मैं लिखा हूँ। इसी तरह डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो प्लस वर्ल्ड BR। तो ये मैंने इसको लिखा। मैं इसको रिलोड करता हूँ तो आप देखें 2 + 5 ये 7 इक्वल टू, मैं यहाँ पे लगाना भूल गया ताकि आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। तो ये देखें 2 + 5 = 7 और नीचे हेलो वर्ल्ड, मतलब इसने इन दो को कॉन्केटिनेट कर दिया, जबकि इस 2 + 5 को यहाँ पे उसने 7 दे दिया। अब अक्सर यूज़र्स एक जो स्क्रिप्ट लिख रहे थे वो एक मिस्टेक करते हैं, वो मैं आपको मिस्टेक बताता हूँ। वो ये है कि जब वो यही चीज़ इस तरीके से लिखते हैं, कहते हैं कॉन्केटिनेट है ना चीज़, तो यहाँ पे हम अगर प्लस साइन लगा दें तो वो सोचते हैं कि इसका रिजल्ट भी सेम जो इसका रिजल्ट है वही होगा, लेकिन नहीं। जब हम इसको रन करते हैं तो आप देखें 2 + 5 = 25 है। उसने बजाय 2 + 5 को 7 करने के उसने उसको 25 कर दिया। ऐसा इसलिए हुआ कि इस 2.5 = के साथ जब ये 2 कनकेटिनेट हुआ, जैसे कि आप को पता होगा अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैसे किए जाते हैं, तो उसने क्या किया कि इस 2 को जब इस 5 के साथ कनकेटिनेट किया तो ये भी एक स्ट्रिंग पूरा बन गया। और जब ये स्ट्रिंग हुआ तो उसके साथ आप कोई भी इंटीजर स्ट्रिंग जब जोड़ेंगे तो उसको कनकेटिनेट ही करेगा। अब सपोज यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई का साइन यूज़ कर देता हूँ। अब इसको रन करता हूँ तो देखिए अब आंसर 10 आया। अब एक्यूरेट आंसर आया क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर प्रेसिडेंस प्रेफर हुई कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हमेशा पहले परफॉर्म होती है प्लस उसके बाद परफॉर्म होती है। तो उसने क्या किया, पहले मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म की, फिर उसके बाद उसने इसको कंटिन्यूट किया। तो इस वजह से यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाई 2 का आंसर 10 आया, जबकि 2 + 5 का आंसर जो है वो 7 की बजाय 25 आया। तो ये होते हैं हमारे पास डिफरेंट। इसके अलावा ये तो अर्थमेटिक आपको बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपसे 2 + 5, 2 - 5 कर सकते हैं, या 5 - 2 कर सकते हैं, और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको डिस्प्ले करा सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। इसमें एक मैं मिस कर गया अर्थमेटिक ऑपरेटर मॉडुलस, सॉरी। मॉडुलस ऑपरेटर हमेशा रिमाइंडर को शो करता है। ये हमारे लिए काम आता है जब हम ये चेक करना चाहें कि आया जो नंबर है वो इवन है या ऑड है, फॉर एग्जांपल, तो हम उसका मॉडुलस लेते हैं। अगर तो रिमाइंडर 2 पे डिवाइड होने के बाद वो 0 है तो इवन है, अगर कोई और डिजिट आए 0 से अलग अलग तो और नंबर है। तो ये तो था हमारे पास मैथ के फंक्शन। इसके अलावा स्क्रिप्ट के अंदर, जो जावास्क्रिप्ट के अंदर बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स हैं मैथ के बहुत ज़्यादा, इसको हम मैथ ऑपरेटर के साथ यूज़ करते हैं। देखिए जैसे ही मैंने मैथ लिखा तो देयर आर टन ऑफ फंक्शंस, ठीक है। ये देखिए मैथ डॉट लॉग है, मैथ डॉट मैक्स है, मैथ डॉट मीन है, वैल्यूज़ हम देते हैं उसमें, और फिर मैथ डॉट पावर है, और ए टेंजेंट है, एक्सप्रेशन है, एक्सपोनेंट है, सॉरी एबीएस, एब्सोल्यूट, टेंजेंट, साइन, लॉग, कॉस, ए कॉस, सील। तो ये हम फंक्शन जैसे मैथ डॉट सील हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं देता हूँ 2.5, ठीक है। तो इसको मैं रन करता हूँ, सॉरी मैंने इसको राइट नहीं किया, तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा और मैथ डॉट सील 2.5 इक्वल्स टू कॉमा, और यहाँ पे BR लिख दिया मैंने। तो ये स्पेस, इसको मैंने रन किया तो ये देखें इसने क्या किया कि इसको राउंड कर दिया। इसी तरह हम देखो और इसका फंक्शन होता है फ्लोर, मैथ डॉट फ्लोर। तो इसको हम यहाँ पे ये लिखते हैं, इसको फिर हम रन करते हैं
तो ये देखिए इसने फ्लोर ने क्या किया, जो भी वर्ड होगा पॉइंट के बाद जो भी नंबर होगा उसको इग्नोर कर देगा। फ्लोर का ये काम, सील का ये फंक्शन है। अगर वो नंबर 5 है, इससे बड़ा है, तो वो उसको, ये देखिए मैंने 2.4 लिखा, तो ये उसने उसको सॉरी इसको उसने वो एक प्लस करके इसको पूरा, मतलब यहाँ पे मैं 2.4 लिखना, तो उसने उसको 3 बना देता, राउंड कर देता, मतलब कुछ भी यहाँ पे हम लिखें तो वो हमें उसको राउंड करके दे देगा, मतलब पूरा नंबर एक देगा। 2.0 अगर हम लिखते हैं, तो अब उसने 2.0, जैसे ही 0 या इससे बड़ी वैल्यू होगी, 0 से बड़ी, तो वो उसको राउंड कर सील करके इसको 3 बना देगा। जो भी यहाँ पे लेफ्ट साइड पॉइंट की लेफ्ट साइड पे वैल्यू होगी उसको वो एक इंक्रीमेंट कर देगा, जबकि जो फ्लोर है वो उसको एज इट इज़ डिस्प्ले करके पॉइंट की बाद की वैल्यू को इग्नोर कर देगा। इस तरह के बेशुमार इसके अंदर फंक्शन मौजूद है। अगर आप इन फंक्शन, सारे फंक्शंस की जो डिटेल है वो देखना चाहते हैं, तो आप एक बड़ी मशहूर वेबसाइट है w3schools.com, वहाँ पे आप इन फंक्शंस को देख सकते हैं जावास्क्रिप्ट के सेक्शन के अंदर। तो ये तो था हमारे पास, अभी हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को देखा, और कुछ फंक्शन को, जो लॉजिकल ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर हैं वो हम आगे जाके देखेंगे। तो अभी हमने ये, इसको मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, डिलीट करता हूँ, अपने वापस नॉर्मल में आता हूँ। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि कैसे हम स्ट्रिंग्स बना सकते हैं, और कैसे स्ट्रिंग्स को, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं एग्जांपल भी दे चुका था फंक्शन बना के। तो var my name इज़ इक्वल्स टू इमरान कासिम, तो ये एक मैंने स्ट्रिंग बनाया। अब इस स्ट्रिंग पे हम मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिखता हूँ यहाँ पे, इसमें मैं फंक्शन यूज़ करता हूँ टू अपर, तो टू अपर कॉमा, यहाँ पे मैं लिखूँगा माई नेम डॉट टू अपर केस, ठीक है, डॉट टू स्ट्रिंग भी ऑलरेडी स्ट्रिंग है, तो टू अपर केस में इसको यहाँ पे सेमी कॉलन, और टू अपर केस। तो मैं इसको रीलोड करूँगा, तो ये देखें उसने उसको टू अपर केस कर दिया, इज इक्वल टू इमरान कासिम। तो मैंने यहाँ पे देख किस तरह लिखा था, उसने किस तरह, इसी तरह इसी फंक्शन को हम डॉट टू लोअर केस भी कर सकते हैं। और मैं इसको रीलोड करता हूँ, तो इसने उसको रीलोड कर दिया। इसके अलावा हम इस पर काफ़ी सारे, अगर मैं यहाँ पे डॉट प्रेस करूँ, सॉरी मैं यहाँ पे डॉट और ए प्रेस करूँ, तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे फंक्शन आ जाएंगे। तो इसके अलावा इसकी लेंथ भी हम फाइंड कर सकते हैं, इसकी मतलब स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, तो सॉरी मैं यहाँ पे, तो ये देखें 11 करैक्टर्स इसकी लेंथ है। फिर हम इसके बाद इसमें और भी काफ़ी सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं स्ट्रिंग के ऊपर, जो कि आप चेक कर सकते हैं, जो भी साइट मैंने बताई। मेरा मेन मकसद ये है कि हम कैसे इसको, अगर तो ये मतलब इसके अलावा हम एक और फंक्शन है डॉट सॉर्ट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें ये देखें हमें वो फंक्शन पैरामीटर पास करना होता है, तो वो ये सारी डिटेल आप चेक कर सकते हैं उस साइट पे। तो ये तो था हमारे पास स्ट्रिंग, इसको स्ट्रिंग्स को अब कॉन्कैटिनेट भी हम कर सकते हैं वो इस तरह कि हम, मैं यहाँ पे प्लस कासिम लिख देता हूँ। तो ये मैंने क्या किया कि माई नेम इज़ इमरान कासिम, इसको मैंने कॉन्कैटिनेट किया प्लस साइन के साथ। तो मैं अगर डॉक्यूमेंट राइट करूँगा माई नेम, तो ये इसको यहाँ पे कॉन्कैटिनेट करके एज इट इज़ डिस्प्ले कर देगा। इसके बाद वही बात कि इस पर आप मुख्तलिफ स्ट्रिंग के फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो था हमारे पास स्ट्रिंग। तो आई होप इसकी समझ आप आ गई होगी, इसमें इतनी कोई डिटेल नहीं है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो है एरेस। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम जिस तरह एक वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, तो अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज़ एक ही वेरिएबल में स्टोर करनी हो, तो हम उसके लिए या तो एरे यूज़ करते हैं या ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एरे, और उसके मुख्तलिफ उसके तरीके होते हैं कैसे इसको एक्सेस करते हैं। तो एरे को बनाने का तरीका होता है माई एरे इज़ इक्वल्स टू, आप ये ब्रैकेट्स लगाते हैं और इसके अंदर फिर आप वैल्यूज़ लिखते हैं, इमरान, सिंगल कोड या डबल कोड डजेंट मैटर, इरफान, फन्नान और नासिर। ये मुख्तलिफ मैंने इसमें वेरिएबल्स, मतलब एक वेरिएबल के अंदर मुख्तलिफ डाटा। अब इसमें ज़रूरी नहीं कि आप मतलब वही लिखें जो आपने टेक्स्ट, मतलब स्ट्रिंग ही लिखें, आप इसके अंदर नंबर भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो अगर इनको आप एक्सेस करने का तरीका ये होता है कि जो एरे होता है उसकी एक इंडेक्स वैल्यू, जब आप कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ बनाते हैं, तो वो हर एक वैल्यू को जो कि इस ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज है एक इंडेक्स असाइन कर देता है। तो अगर मैं इसका फर्स्ट करैक्टर डिस्प्ले, मतलब फर्स्ट इमरान लिखा है, इसको डिस्प्ले करवाना चाहूँ, तो मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट माई एरे और ये वाली ब्रैकेट और ज़ीरो। जो एरे होता है वो ज़ीरो इंडेक्स से स्टार्ट होता है। तो मैं अब रीलोड करूँगा, तो ये देखिए इमरान लिखा हुआ आ गया। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूँगा तो क्या लिखा हुआ आएगा, गैस करें, 0 1 एंड 2, हनान लिखा हुआ आएगा।
इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 4 लिखूँ या 5 लिखूँ तो यहाँ पे 200 लिखा हुआ, ये वाला 200, 0 1 2 3 4 5। तो इस तरह हम उस एरे को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब जो भी हम वेरिएबल एरे एरे के अंदर एरे भी हम बना सकते हैं। उसके अलावा मतलब जैसे किसी भी एरे के अंदर एरे मल्टी डायमेंशनल एरे उसको कहा जाता है, उसके अंदर हम बना सकते हैं। वो एक एडवांस टॉपिक है। तो इसमें भी आप सिर्फ ये समझें कि ये एरे है। इसी तरीके से हम इसके अंदर ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं सेम इसी तरीके से। माई ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, अब माई ऑब्जेक्ट में हम करली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं और उसके बाद हम उसकी पहले वेरिएबल नेम देते हैं, जैसे नेम, उसके बाद इमरान, फिर कॉमा, फिर एज कॉलन 39 या जो भी 49, फिर सैलरी, फिर 200 जो भी है, 20,000 जो भी आप लिखें, और इसको आखिर में आप सेमी कॉलन लगाएं। तो ये अब हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। तो इसको एक्सेस करने का तरीका ये होता है कि इसमें हम अब नेम वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं। तो माई ऑब्जेक्ट डॉट नेम ये लिखा और इसको रीलोड किया, तो अब देखें माई ऑब्जेक्ट डॉट नेम हमने एरेज के अंदर जो यूज़ किया था वो ये था, डॉक्यूमेंट डॉट राइट माई एरे और डॉट ज़ीरो, इसमें हम इंडेक्स बेस यूज़ किया था। तो अब ये 2 दफ़ा इमरान डिस्प्ले करेगा एक ही लाइन पे, तो मैं यहाँ पे कॉमा डाल के बी आर लगा देता हूँ ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे डिस्प्ले करे। तो ये देखें दोनों तरीक़ों से। अब मैं यहाँ पे नेम की जगह एज लिख देता हूँ। तो हमें ये फ़ायदा होता है कि ऑब्जेक्ट्स का हमें ये फ़ायदा होता है कि ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम नेमिंग के ज़रिए हम वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम फर्दर एरेज भी डिफाइन कर सकते हैं, फर्दर हम इसके अंदर फंक्शंस भी बना सकते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर ये ऑब्जेक्ट है एक नेम, माई ऑब्जेक्ट नेम इमरान है, एज उसकी है, सैलरी उसकी है। तो साथ हम उसके अंदर फर्दर उसके मतलब सपोज मैं कहता हूँ जी चिल्ड्रन है उसके, तो हम इसके अंदर फर्दर चिल्ड्रन के अंदर एरे बना सकते हैं जैसे रीवा आदत। तो ये मैं इसको रीलोड करता हूँ। तो ये अब इसको एक्सेस करने का तरीका, ये ऑब्जेक्ट है तो एज के अंदर ये चिल्ड्रन है, मैं यहाँ पे चिल्ड्रन लिख देता हूँ। तो मैं रन करता हूँ तो ये अनडिफाइंड आया क्योंकि यहाँ पे इसको हमने एक्सेस करना है चिल्ड्रन के अंदर वैल्यूज़ को, तो मैं 0 लिखता हूँ। तो यहाँ पे नॉट ऑब्जेक्ट वैलिडिंग माई ऑब्जेक्ट डॉट चिल्ड्रन, तो कॉमा माई चिल्ड्रन कॉलन यहाँ पे माई ऑब्जेक्ट टू नेम और सॉरी माई ऑब्जेक्ट इज चिल्ड्रन, और स्पेलिंग गलत है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, ये मैंने चिल्ड्रन लिखना था। तो अब ये आप देखें ये लिखा हुआ क्योंकि यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गई थी, मैंने यहाँ पे देखें चिल्ड्रन और यहाँ पे डी पहले था और एल बाद में था इस वेरिएबल में। तो ये तरीका होता है, हम इसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर फर्दर एरेज भी बना सकते हैं, अब उसको भी एक्सेस कर सकते हैं दूसरी वैल्यू को भी। तो ये हमारे पास है वेरिएबल्स और टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स में। एक सिंगल टाइप वेरिएबल होता है, एक एरे टाइप वेरिएबल होता है और एक ऑब्जेक्ट टाइप वेरिएबल होता है। हम श्योर इसकी समझ आ गई होगी आपको। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो हम इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है हम देखते हैं नेक्स्ट इसमें हमने एरे भी देख, अब हम आते हैं कंडीशंस की तरफ। कंडीशनल स्टेटमेंट्स, सॉरी कंडीशनल स्टेटमेंट्स, या दूसरे लफ्ज़ों में इसको यूज़ करने के लिए हम इफ़ देन एल्स यूज़ करते हैं। तो कंडीशनल जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो मोस्टली इन इफ़ देन एल्स में यूज़ होती हैं। तो उसको इसके अलावा भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे यूज़ करें। डॉक्यूमेंट डॉट राइट और मैं लिखता हूँ 2 ग्रेटर देन 5, ये लिखा मैंने, उसको रन किया तो ये फॉल्स लिखा हुआ यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसका मतलब 2 जो लेस देन 5 है ग्रेटर देन 5 नहीं है, तो ये मैंने इसको इस तरह किया तो यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ गया। तो इस तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। ये देखें 2 इज इक्वल टू 5 वो कहेगा फॉल्स, और अगर हम यहाँ पे ये लिखें कि 5 इक्वल्स टू 5 तो आप देखिएगा कि वहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है, ये 5 इज इक्वल टू 5 दैट्स ट्रू। लेकिन अगर हम इसके अंदर ये तीसरा ऑपरेटर यूज़ कर दें तो ये फॉल्स कर देगा, क्योंकि अब जो है इसकी टाइप स्ट्रिंग है और इसकी टाइप इंटीजर है। तो ये जो ट्रिपल इक्वल साइन होता है ये चेक करता है, ना सिर्फ वैल्यूज़ को चेक करता है बल्कि ये चेक करता है कि टाइप भी सेम है या नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे नंबर इंटू 5 करके यहाँ पे इसको दोबारा चेक करूँ तो ये देखें कैन नॉट फाइंड फॉर वेरिएबल नंबर, सॉरी ये मेरे ख्याल में नंबर इस तरह है या
ये करेक्टर, हाँ ये नंबर एन कैपिटल था, सॉरी वही केस सेंसिटिव है तो एन कैपिटल था, तो अब उसने ट्रू दे दिया। अब उसने क्या किया कि इस नंबर को कन्वर्ट किया एक मतलब इस स्ट्रिंग को एक नंबर में कन्वर्ट किया और फिर इसको इवेलुएट किया इसके साथ, तो कहा कि ये बाकी सही है, ये एक नंबर है। अगर मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ, ए कन्वर्ट करे तो ये फॉल्स है क्योंकि ए नंबर नहीं है, वो इसको नंबर में कन्वर्ट नहीं करेगा, उसको इनवैलिड दे देगा। तो इसके अलावा हम इसको अगर देखें पार्स, एक और वर्ड कन्वर्शन के लिए यूज़ होता है पार्स इंट। अब मैं जब इसको रन करूँगा तो ये ट्रू, अगर मैं करता हूँ पार्स फ्लोट, इसको रन करता हूँ तो ये फॉल्स आना चाहिए, लेकिन इसने ट्रू दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर वो 5 ही है, तो अगर मैं 5.5 लिख देता हूँ, इसको फिर करता हूँ तो ये अब इसने इसको फॉल्स दिया। 5.0 लिख देता हूँ तो ये देखें उसने इसको ट्रू दिया, क्योंकि पार्स फ्लोट भी बेसिकली एक नंबर ही होता है, लेकिन 5.5 कभी भी या 5.1 इज़ नेवर इक्वल टू 5, मतलब 5.1 इज़ नॉट इक्वल टू 5। हालांकि इसने फ्लोट में इस तरह पार्स कि आपके पास बहुत सारे फंक्शन हैं पार्स, ये देखेंगे तो एफ दबाता हूँ तो यहाँ पे ये पार्स फ्लोट आ गया, डिस्क्रिप्शन उसकी बता देगा। तो यहाँ पे ये देखें, ये हमें फ़ायदा है कि ये स्मार्ट एडिटर का ग्लोबल पार्स फ्लोट स्ट्रिंग रिटर्न डबल, दिस पार्स फ्लोट फंक्शन प्रोड्यूस अ नंबर वैल्यू डेडिकेटेड डिक्टेटेड बाय इंटरप्रिटेशन ऑफ द कंटेंट ऑफ द स्ट्रिंग आर्गुमेंट एज डेसिमल लिटरल। तो इसका सोर्स कोड भी उसने आपको यहाँ पे ये यूआरएल इसकी डॉक्यूमेंटेशन की भी दे दी। तो मैंने एक इसके लिए एक प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ जावास्क्रिप्ट कंपाइलेशन टूल्स, इसमें ये आपकी हेल्प भी करता है। जैसे मैं जानना चाहता हूँ डॉक्यूमेंट के बारे में, तो यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन आएगी, डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट। तो ये एक विंडोज़ ऑब्जेक्ट मॉडल है, ये देखें यहाँ पे इसने दिस डॉक्यूमेंट आई डी एल एट्रीब्यूट मस्ट रिटर्न द विंडोज ऑब्जेक्ट न्यूएस्ट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। तो ये एक डॉक्यूमेंटेशन भी मैंने इसकी ऐड की हुई है, जो कि मैं अक्सर यूज़ करता हूँ जब मुझे कहीं पे भी स्क्रिप्ट लिखते हुए प्रॉब्लम आए, तो मैं इसकी हेल्प उसी वक्त ले लेता हूँ यहीं पे स्क्रिप्ट के इसके अंदर ही, अपने टेक्स्ट एडिटर के अंदर। तो ये होता है फ़ायदा हमें स्मार्ट एडिटर यूज़ करने का। तो अभी हमने देखा कि कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं दो वैल्यूज़ को यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर्स, जो कि हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, जो कि हमारे पास इक्वल्स है, इक्वल इक्वल है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, नॉट इक्वल है, उसके बाद हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल्स टू है। तो इसको हम यहाँ पे इस तरीके से, अगर नॉट इक्वल तो ये फॉल्स आएगा क्योंकि दे आर इक्वल। अगर मैं 5 के बाद यहाँ पे 5.5 लिख देता हूँ तो यहाँ पे ये ट्रू है कि दे आर नॉट इक्वल। तो ये हमारे पास, अब हम आते हैं इफ़ देन एल्स। तो सपोज मैं लिखता हूँ वेरिएबल माई एज इज़ इक्वल्स टू 8। सपोज अब मैं कहता हूँ इफ़ माई एज इज़ इक्वल्स टू 8 हेलो बॉस, ये डिस्प्ले करे डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो बॉस डिस्प्ले कर दे। ठीक हो गया। एल्स क्या करे कि अगर तो 8 नहीं है तो वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो स्ट्रेंजर ये लिखा हुआ आ जाए। तो मैं अब इसको रन करता हूँ, तो चूँकि हमने हेलो यहाँ पे 8 लिखा हुआ है तो वो इसको हेलो बॉस ही डिस्प्ले। लेकिन अगर आप इसको डायनामिकली इस नंबर को लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम एक और चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रॉम्प्ट एंटर योर एज। ठीक है, सॉरी प्रॉम्प्ट की स्पेलिंग गलत हो गई, प्रॉम्प्ट PROMPT, आई थिंक ये सही है। तो ये देखें एंटर योर एज, मैं यहाँ पे 5 देता हूँ तो हेलो स्ट्रेंजर लिखा हुआ, क्योंकि माई एज में अब जो वैल्यू गई है वो 5 है। फिर मैं इसको रीडाइट करता हूँ, 8 लिखता हूँ तो इसने कहा हेलो बॉस। अब ये देखें मैंने यहाँ पे इक्वल साइन डबल, तो मैं यहाँ पे ट्रिपल इक्वल साइन, अब देखता हूँ क्या होता है। मैंने यहाँ पे 5 लिखा, हेलो स्ट्रेंजर, परफेक्ट फाइन, मैंने 8 लिखा, अगेन हेलो स्ट्रेंजर। यह जबकि बात वहीं पे आई कि माई एज एज अ, जो प्रॉम्प्ट होता है वो एज अ स्ट्रिंग लेता है। तो मैं यहाँ पे या तो लिखूँगा नंबर माई एज, मतलब जो भी हमने इसमें ऐड किया है वो एक नंबर है। तो मैं यहाँ पे अब 8 लिखूँगा तो अब उसने हेलो बॉस लिखा हुआ, ये लिखा हुआ दे दिया। अब अगर हम यहाँ पे लिखते हैं एल्स इफ़ नंबर इंटू माई एज इज इक्वल्स टू 12, तो यहाँ पे वो कहे हेलो एक्स बॉस। एल्स वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करे हेलो स्ट्रेंजर। ठीक होगा। अब यहाँ पे मैं अगर इसको रीलोड करता हूँ, मैं यहाँ पे 12 दूंगा तो यहाँ पे एक्स बॉस लिखा हुआ आएगा
अगर यहाँ पे मैं 8 दूंगा तो हेलो बॉस, अगर इसके अलावा मैं कोई भी नंबर दूंगा तो हेलो स्ट्रेंजर लिखा हुआ है। ये तो है। इसके अलावा मैं यहाँ पे ये दे सकता हूँ कि अगर एज ग्रेटर देन 8 हो, और यहाँ पे मैं कंडीशनल के साथ लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे मैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर जो कि हैं एंड, और नॉट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि इफ़ नंबर इनटू एज इज़ ग्रेटर देन एंड नंबर। अब बार बार मुझे यहाँ पे नंबर लिखना पड़ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ माई एज इज़ इक्वल टू नंबर इनटू माई एज। तो ये ऑटोमेटिकली इसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे इफ़ माई एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सॉरी मैं यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगा देता हूँ, माई एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 एंड माई एज इज़ लेस देन इक्वल्स टू 12। तो हेलो बॉस लिखा है। इफ़ एल्स my age is greater than 12 है एंड इसको मैं यहीं पे एंड माई एज इज़ लेस देन इक्वल टू 20 है, तो एक्स पास लिखा हुआ है, एल्स वही है। तो हमने यहाँ पे देखें एंड का ऑपरेटर यूज़ कर दिया। तो अब यहाँ पे वही बात को मैं अगर 9 भी प्रेस करूँगा तो हेलो बॉस लिखूँगा। 9 जो है वो 8 से बड़ा है और लेस देन 12 है। अगर मैं यहाँ पे 13 लिखूँगा तो वो एक्स बॉस पे आएगा, क्योंकि ये ग्रेटर देन 12 है और लेस देन 20 है। अगर मैं 21 लिखूँगा तो ये स्ट्रेंजर पे। तो ये होता है हमारे पास एंड साइन। तो और जो होता है वो अगर हम दो वैल्यूज़ देते हैं उसमें कोई एक वैल्यू भी हो, तो हम उसको जैसे इफ एज माई एज इज़ इक्वल्स टू 10 और माई एज इज़ इक्वल्स टू 20, तो वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट करे हेलो बॉस, ठीक है। एल्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो स्ट्रेंजर करते हैं, ठीक हो गया। अब वो माई एज इक्वल टू 10 हो या माई एज इक्वल टू 20 होगी तो वो हेलो बॉस करेगा। तो मैं यहाँ पे 11 लिखता हूँ। तो देखें हेलो स्ट्रेंजर वो सीधा यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे एक और साइन चेंज करता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 है या लेस देन इक्वल टू 20 है, तो वो ये करे। तो मैं यहाँ पे इसको रीलोड करता हूँ और 11 देता हूँ। तो अब ये देखें उसने चेक किया कि ये इससे ग्रेटर है, इक्वल टू है, और इससे लेस देन है। तो दोनों सूरतों में वो यहाँ पे जो है वो हेलो बॉस। अब मैं यहाँ पे इसको दोबारा 21 लिखता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे हेलो। अब देखें दोबारा यहाँ पे हेलो बॉस लिखा हुआ है। अब आप सोचेंगे कि ये तो मैंने 21 लिखा था, तो ये यहाँ पे तो हेलो स्ट्रेंजर आना चाहिए। तो हम चूँकि और ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इन दोनों में से कोई सी भी वैल्यू ट्रू हो। तो 21 ट्रू हो रहे इसके साथ। तो ये बहुत आपने केयरफुल होना है कि जब आप ये कंडीशनल ये लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करें तो प्रॉपर यूज़ होना चाहिए जो लॉजिकल ऑपरेटर, अदरवाइज यू विल गेट रॉन्ग रिजल्ट। कुछ रिजल्ट तो ये लॉजिकल एरर्स आएंगे। अब देखिए मैं इसको रन करता हूँ, मैं 55 लिखता हूँ, तो इवन देन वो हेलो बॉस प्रिंट कर रहा है, जबकि इसको हेलो स्ट्रेंजर पे जाना चाहिए, एल्स पे। तो ऐसा नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे और, अगर मैं यहाँ पे अब एंड यूज़ करता हूँ तो अब इसको रन करता हूँ, तो मैं अब इसको 22 दूंगा, तो अब वो स्ट्रेंजर पे आ गया, क्योंकि अब वो उसने एक चेक किया कि दोनों ट्रू होनी चाहिए, ग्रेटर देन भी हो और लेस देन भी से हो। और की सूरत में वो क्या करता है, वो दोनों में से जो भी ट्रू होगी उस पर वो एक्शन ले लेगा। और अगर हम जहाँ पे कुछ भी टाइप करें तो स्ट्रेंजर में उसी सूरत पे जाएगा जब उस पर मैं जो टू दे देता हूँ। तो भी ये देखें, अब ये किसी सूरत में भी एल्स पे नहीं आएगा। 3 देता हूँ तो 3 लेस देन 20 है, तो हेलो बॉस पे। अगर मैं ग्रेटर देन लिखूँगा 20 तो वो हो जाएगी, अगर 10 से ग्रेटर हो जाएगी तो वो भी हेलो बॉस पे ही आएगा। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर का मिस यूज़, मतलब रॉन्ग यूज़ आपको प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। तो इसके अलावा हम इसको देखते हैं नॉट ऑपरेटर को, कि कैसे नॉट ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। इफ़ नॉट, अब इसमें मोस्टली नॉट जो ऑपरेटर होता है वो ट्रू और फॉल्स में यूज़ किया जाता है। हम इसको यूज़ करते हैं जब कंडीशन ट्रू हो या कंडीशन फॉल्स हो, उसमें हम इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे अब मैं वेरिएबल इज़ एडल्ट
इज इक्वल टू ट्रू करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इफ़ इज़ अडल्ट, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट यू आर एन अडल्ट, एल्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट यू आर नॉट एन अडल्ट, ये लिखा हुआ मैसेज आ गया। तो रन करता हूँ, तो ये तो है वो इनपुट आया, तो यू आर एन अडल्ट। तो अब अगर हम यहाँ पे ये लिखा है कि ये ट्रू होने के, अगर यहाँ पे मैं ये लिख दूँ कि यहाँ पे नॉट कर दो, नॉट इज अडल्ट, तो हम ये क्या किया कि जो ट्रू है उसको फॉल्स पे करेगा और जो फॉल्स है उसको ट्रू पे कर देगा। तो ये तो यू आर नॉट एन अडल्ट पे चला गया, क्योंकि ये ट्रू है, यू आर नॉट एन अडल्ट पे चला गया। इफ़ नॉट इज़ अडल्ट, मतलब जहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉल्स, इसको दोबारा रन करता हूँ, तो देखें यू आर अडल्ट एन अडल्ट पे चला गया, हालांकि इज़ अडल्ट इज इक्वल टू फॉल्स है, तो ये उलट कर देता है हर फंक्शन को। इज नॉट जो ऑपरेटर होता है वो उलट कर, अगर वो ट्रू है फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू की कंडीशन कर देता है। तो अगर इफ़ फॉल्स है तो इसका मतलब है इफ़ ट्रू करे इसको, तो ये इसको ट्रू कर देगा, तो ट्रू की सूरत में ये वाला डिस्प्ले होगा। अगर यहाँ पे ट्रू है तो वो यहाँ पे फॉल्स वाली कंडीशन को वो कहेगा ये तो ट्रू है, जबकि यहाँ पे उसमें मैंने चेक किया कि इज़ नॉट अडल्ट, मतलब यहाँ पे मैं चेक करूँगा वो फॉल्स है, तो वो इस पे चला जाएगा क्योंकि वो ट्रू है फॉल्स नहीं है। तो ये थोड़ी सी मिसकंसेप्शन, इसको आप और ज़रा इसके बारे में सर्च करें ताकि आपको सही तरीके से ये चीज़ क्लियर हो जाए। मैं सिर्फ मेरा मकसद यहाँ पे क्रैश कोर्स में ये चीज़ समझाने का था कि कैसे इन ऑपरेटर्स को यूज़ किया जाता है। कुछ चीज़ें मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन भी कर दी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, तो ये तो था इफ़। इसके अलावा इसमें इफ़ देन एल्स में एक टर्नरी ऑपरेटर भी यूज़ होता है, वो इसी हम इस एडल्ट को लेते हैं वेरिएबल को, यहाँ पे इफ़ देन एल्स की बजाय हम यहाँ पे लिखते हैं कि कोई भी एक वेरिएबल डिफाइन करके अडल्ट इज़ इक्वल्स टू, अब यहाँ पे इस अडल्ट लिख देते हैं, यानी ट्रू हो या फॉल्स हो, यहाँ पे फिर क्वेश्चन मार्क लिखते हैं, तो यहाँ पे एक मैसेज लिख देते हैं यू आर एन अडल्ट, फिर कॉलन डाल के इसकी फॉल्स होने की सूरत में यू आर नॉट एन अडल्ट लिख देते हैं। तो अब इस एडल्ट के वेरिएबल में या तो ये सेव होगी या ये सेव होगी बेस्ड ऑन दिस कंडीशन। तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट एडल्ट लिख देता हूँ। तो अब आप देखेंगे, मैं सॉरी प्रॉम्प्ट को इस वक्त यहाँ पे डिसेबल कर देता हूँ। कैसे ही मैं रिलोड करता हूँ तो यू आर एन अडल्ट, मतलब जो इज़ अडल्ट, वो बाकी स्टोरी वही कि नॉट की सूरत में वो यू आर नॉट एन अडल्ट पे चला जाएगा। या फिर आप इसको और तरीके से चेक करना चाहें, वेरिएबल माई एज इज इक्वल टू 18, तो इज़ माई एज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 18 है, तो यू आर एन अडल्ट। तो ग्रेटर दैन, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, ये देखें यहाँ पे मैंने माई एज का एक कैपिटल रखा जबकि यहाँ पे मैंने स्मॉल रखा, तो इस वजह से ये एरर, आई कैन नॉट फाइंड वेरिएबल माई एज, तो यू आर एन अडल्ट। तो इस तरीके से सिंगल लाइन हम एक ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं, क्विक कंडीशन, इसको कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर, जो कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ यूज़ किया जाता है। टर्नरी ऑपरेटर एक तो ये था ट्रिपल इक्वल, और एक ये है कि आप इसी एक लाइन के अंदर इसको अगर ट्रू फॉल्स की सूरत में कोई डिसीजन ले लें तो आप उसको यहाँ पे इजीली डिफाइन कर सकते हैं। तो ये तो था हमारे पास कंडीशंस। इसके अलावा सॉरी एक और भी कंडीशन होती है, वो है स्विच केस। अगर आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ़ डाटा जो आपने कंडीशंस पे चेक करना है तो उसके लिए आप स्विच केस भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप यूज़ करते हैं कि स्विच माई एज, अब यहाँ पे हम लिखते हैं केस, अगर तो 18 है, सेम वही चीज़, और यहाँ पे हम इसको कोई भी वेरिएबल या कोई भी डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर सकते हैं, यू आर एन एडल्ट ऑफ एज प्लस माई एज। ये मैंने एक और तरीका यहाँ पे यूज़ किया कि, और फिर उसके बाद इसमें से एग्ज़िट होने के लिए हम, ताकि वो बाकी कंडीशंस को चेक ना करे, और यहाँ पे अब केस 15 या मल्टीपल भी यहाँ पे केसेस दे सकते हैं, केस 12, केस 10। तो इस सूरत में वो क्या करें, डॉक्यूमेंट डॉट राइट यू आर नॉट एन अडल्ट। तो इन सूरतों में ये मैसेज, और साथ ही ब्रेक, और साथ एक इसमें वो पैरामीटर यूज़ होता है डिफ़ॉल्ट। तो डिफ़ॉल्ट में हम लिख देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट हु आर यू क्वेश्चन, साथ ही ब्रेक, तो ब्रेक लाजमी लगाना। तो ये हमारे पास, अब देखें हमारे पास एज में 18 स्टोर है, तो मैं यहाँ पे इसको डिस्प्ले करूँगा, सॉरी इसमें वो, हाँ मिस्टेक हो गई यहाँ पे, क्या अनएक्सपेक्टेड सेमी कॉलन
स्विच के स्विच के स्पेलिंग गलत थे। तो यहाँ पे यू आर एन एडल्ट और एडल्ट ऑफ एज 18। तो अगर यहाँ पे मैं 15 कर देता हूँ तो यहाँ पे लिखा होगा यू आर नॉट एन एडल्ट विद एज प्लस माई एज। तो यहाँ पे बात तो विद एज 15, अगर मैं इसको 10 कर देता हूँ, सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो ये यू आर नॉट एन एडल्ट विद एज 10। तो ये हमारे पास है स्विच केस स्टेटमेंट। तो ये होती हैं कंडीशंस जिनका हम इफ देन एल्स, टर्नरी ऑपरेटर और हमने स्विच केस देखा। अब बारी आती है लूप्स की। लूप्स लूप्स बेसिकली एक किसी भी नंबर, किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी चीज़ को इटरेट करने के लिए, ऑटोमेटिक आप इटरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लूप्स यूज़ करते हैं। वैसे तो आप जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट 1, फिर इसको कॉपी करें, लिखते जाएं सॉरी, और यहाँ पे इसको 2 कर दें, 3 कर दें, 4 कर दें, 5 कर दें, 6 कर दें। तो इसको हम जब सेव करके रन करेंगे तो एक लाइन में आपको 1 2 से लेकर 6 तक काउंटिंग लिखी हुई नज़र आएगी। लेकिन इसमें ये कि लाइन ऑफ कोड्स जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसके लिए हम लूप्स यूज़ करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में 3 किस्म के लूप्स हैं। सबसे पहले लूप है वाइल, और उसके बाद है डू वाइल, और तीसरा है फॉर। इसके अलावा भी एक लूप यूज़ होता है फॉर ईच भी यूज़ होता है, वो एरेज के लिए यूज़ होता है। उसका तरीका ये होता है लिखने का। फिलहाल हम 3 को डिस्कस करेंगे इसमें। तो ये मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं वाइल को। तो हमारे पास एक सपोज वही वेरिएबल माई एज है जो कि इज इक्वल टू 18 है। तो हम लिखेंगे वाइल, या फिर हम ये करते हैं इसको हम माई एज को 1 कर देते हैं। तो वाइल माई एज इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 10, क्या करें, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करें माई एज को, और साथ ही माई एज में इज़ इक्वल टू माई एज प्लस 1 कर दें। भी मैं इसमें ये यूज़ कर रहा हूँ। भी मैं एक और ऑपरेटर का भी आपको बताता हूँ जो शायद मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन इसको अब हमने इसको दोबारा एग्जीक्यूट किया तो ये वही रिजल्ट आया, लेकिन इसमें हमें लाइन ऑफ कोड देखे 3 लिखने और आउटपुट हमें 10 करेक्टर्स की मिल गई। तो एक और हम यूज़ करते हैं प्लस प्लस। तो ये भी सेम वही काम करता है कि ये एक इसी वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू प्लस कर देता है। अगर हम यहाँ पे इक्वल्स टू कर दें तो ये देखें 1 3 5 7 9, अगर हम इसमें 3 कर दें तो ये इसमें 3 प्लस कर देगा और उस वैल्यू में स्टोर कर लेगा। तो ये एक तरीका होता है। इसको मैं, इसमें 2 होते हैं, एक होता है पोस्ट फिक्स प्लस 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 और माइनस माइनस, एक होता है प्री फिक्स प्लस 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 और माइनस माइनस। तो इन दोनों को भी एक्सप्लेन किया जाए। पोस्ट फिक्स में ये बाद में इंक्रीमेंट करता है, पहले वैल्यू डिस्प्ले कराता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्लस प्लस, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, तो ये देखिएगा आप आउटपुट क्या आती है इसकी, 1 से लेकर 10 तक। ग्रेट। अगर मैं यहाँ पे प्लस प्लस कर देता हूँ तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे वो 2 से स्टार्ट होके 11 तक चला गया। ठीक है, 2 3 4 5 6 8 9 10 और 11 तक चला गया। मतलब इसमें अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो कंडीशन लेस देन इक्वल टू 10 है, तो 11 इज नॉट इक्वल टू 10 है, ये कैसे डिस्प्ले होगा। तो ये ऐसे हुआ कि जब उसने देखा कि लेस देन है 10, जब माई एज की वैल्यू 10 थी, तो उसने इसको चेक किया और उसको प्लस प्लस करके इसको डिस्प्ले कर दिया, ना कि उसने डिस्प्ले करने के बाद प्लस प्लस किया। तो इस वजह से यहाँ पे 11 भी आ गया। तो ये एक तरीका होता है वाइल का, पहले वो कंडीशन चेक करेगा, अगर वो ट्रू है तो देन वो उसकी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। इसी तरह दूसरी एक स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू वाइल की। तो वाइल माई एज इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 10, सेम वही मैं यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर होता जाए इस क्रैश कोर्स में जो हम फंक्शन यूज़ करते हैं या लूप्स यूज़ करते हैं उसके बारे में आपको प्रॉपरली क्लियर होता जाए। तो यहाँ पे वही स्टेटमेंट लिखता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और क्या लिखना है, माई एज। रन करते हैं इसको। तो अब ये देखें ये स्टक कर गया, ये इनफाइनाइट लूप एक चल गया। तो इसकी वजह ये है कि हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगाया ही नहीं, तो ये हमेशा ही ट्रू रहेगा। तो मैं यहाँ पे प्लस प्लस लिख देता हूँ। तो अब मुझे यहाँ पे इस ब्राउज़र को क्लोज़ किया, चलो वो क्लोज़ हो गया। तो अब हमारे पास प्रॉपरली वही आउटपुट आई
तो इस अच्छा फ़र्क दोनों में ये है डू और वाइल में कि डू में वो एक दफ़ा एग्जीक्यूट लाजमी करेगा। तो इसको एग्जैक्ट एग्जांपल हम इस तरह देखते हैं, हालांकि आउट इन दोनों जो हमने लिखे हैं इनके सेम आउटपुट है, कोई फ़र्क नहीं है और लॉजिक भी सेम है। यहाँ पे हम प्लस प्लस अगर कर देते हैं तो वो वही काम करेगा, 11 तक काउंटिंग डिस्प्ले करेगा, 2 से लेकर 1 को मिस कर देगा। लेकिन अब यहाँ पे इसका फ़र्क ये है कि वेरिएबल हम यहाँ पे एक डिफ़ाइन करते हैं, नेम एज इज इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट एंटर योर एज, ठीक है। अब इफ़ एज वाइल एज इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10, तो जब तक या 18, तो एक लूप चलता रहे, वो हर दफ़ा आपसे आपकी एज पूछे, हर जब तक आप इसको 18 तक एज टाइप करते रहेंगे वो पूछता रहेगा। देखें मैंने 5 लिखा, फिर उसने एंटर योर एज, मैंने 4 लिखा, फिर उसने पूछा, मैं जब तक इसको ग्रेटर देन 18 या 19 जैसे मैंने दिया ये दिया, तो वो यहाँ पे उसने इस लूप को एग्जीक्यूशन ख़त्म की। तो एक दफ़ा वो लाजमी एग्जीक्यूट होता है। अगर हम इसी चीज़ को वाइल में लिख देते, सपोज मैं यहाँ पे वाइल कर देता हूँ, इसको वाइल को यहाँ से उठा के यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो हमारे पास एज पहली जो चीज़ है एज वेरिएबल डिफाइन ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वो देखें, मैं यहाँ पे ओके किया तो वो जो भी लिखा उसने उसको क्लोज कर दिया, जबकि लॉजिकली हम चाह रहे थे कि जितनी दफ़ा हम गलत एज लिखें तो वो उसको, सॉरी यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी थी। तो ये देखें यहाँ पे ये अब एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा, क्योंकि जो लेस देन 18 का क्या एज डिफाइंड ही नहीं है। अगर हम यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट में देखें और कंसोल में जाके देखें, तो यहाँ पे हम इसको रीलोड करें पेज को, तो ये कुछ भी नहीं है। तो इसमें एज में हमारे पास कोई वैल्यू है ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल एज इज इक्वल टू 18 कर दूँ, तो अब वो प्रॉम्प्ट करेगा एक दफ़ा। देखें अब मैं कुछ भी इसमें इंटर करूँ तो ये देखें अब उसने इसको एग्जीक्यूट करना शुरू किया। तो एक हमें यहाँ पे ये तरीका है। अब मैं यहाँ पे 19 लिखता हूँ, तो ये अब इसने क्लोज किया इसको। तो एक दफ़ा हमें इस वेरिएबल को यहाँ पे एक वैल्यू साइन करनी होती है। तो ये होता है वाइल और डू वाइल। इसके बाद हम देखते हैं फॉर लूप के अंदर 3 पैरामीटर्स होते हैं, जो कि इसी के अंदर हम वेरिएबल भी इनिशियलाइज करते हैं। वेरिएबल आई इक्वल टू 0, फिर सेमी कॉलन देते हैं, फिर आई इज लेस देन 10 इक्वल टू 10 आई प्लस प्लस 1 से स्टार्ट। वो सेम वही चीज़ डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई, सेम आउटपुट होगी जो हमने इससे पहले डू वाइल और वाइल में देखी। लेकिन मोस्टली हम इस लूप को यूज़ करते हैं जब हमारे पास एरे हो। सपोज आपने एरे के बारे में देखा था, पढ़ा थोड़ी देर पहले, माई एरे नेम इमरान इरफान अदनान नासिर, ये मैंने 4 वैल्यूज़ दी हैं माई एरे में। अब इनको मैं एक एक करके तो डिस्प्ले करा सकता हूँ इस तरह करके, डॉक्यूमेंट डॉट राइट माई एरे इंटू 0, तो वो इसको डिस्प्ले कर देगा जो भी 0 में वैल्यू है। अनएक्सपेक्टेड, सॉरी यहाँ पे ये मिस्टेक है, माई एरे, ठीक है। कह रहे हैं कि सेमीकोलन आफ्टर वेरिएबल डिक्लेरेशन, तो अभी फ़िलहाल हम इसको क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे हमने इज इक्वल टू लगाना भूल गए थे, तो अभी देखें यहाँ पे 0। अब हम सबको डिस्प्ले कराना चाहें तो हमें बार बार यहाँ पे वही चीज़ के, हमें एक तो उसकी लेंथ पता होनी चाहिए कितने करेक्टर हैं। अगर हम गलती से यहाँ पे एक और भी ऐड कर देते हैं तो इसको रन करते हैं, तो हमारे पास ये देखें एक एरर आखिर में आ रहा है अनडिफाइंड। इसको सही देखने के लिए हम यहाँ पे कॉमा BR टैग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो इसको रीलोड करता हूँ, तो ये अनडिफाइंड, क्योंकि ये जो 4 है ये वाला डिफाइंड नहीं है। तो हमें नहीं इसमें याद रहता कि कितने हमने डिस्प्ले कराने हैं। तो इसका तरीका ये होता है कि हम फॉर लूप यूज़ करते हैं, हम डू वाइल या वाइल के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली इसके लिए फॉर लूप यूज़ करते हैं। वेरिएबल आई इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें पता है रे 0 इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है, तो आई इज लेस देन। अब यहाँ पे लेस देन हमें बताना है कि कितनी इसकी लेंथ है। तो मैंने बताया था कि माई एरे डॉट लेंथ का एक फंक्शन है जो कि हमें टोटल लेंथ उसकी रिटर्न करता है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में एक ही दफ़ा लिखना पड़ेगा, माई एरे इंटू आई कॉमा के बाद BR, सिंपल। ये 3 लाइन्स, वो 5 लाइन्स थी, ये 3 लाइन रन किया
तो सेम वही रिज़ल्ट हमें मिला। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में रिफ़्रेश करें तो वही हमें मिला। इसके अलावा हम इस एरे के अंदर वैल्यूज़ को पुश भी कर सकते हैं, इसमें वैल्यूज़ ख़त्म भी कर सकते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे माई एरे डॉट पुश यहाँ पे लिखता हूँ कामरान, अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखिए उसने खुद इसको काउंट किया और उसके अंदर डिस्प्ले कर दिया। इसी तरह मैं अगर यहाँ पे माई एरे डॉट पॉप लिखता हूँ तो ये आखिरी वैल्यू को डिस्प्ले नहीं करेगा, उसको आखिरी वैल्यूज़ को ख़त्म कर देगा। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई एरे इंटू 100 इज इक्वल्स टू कामरान, फिर इसको रन करता हूँ तो ये देखें उसने ये अनडिफाइन किया उसने, क्योंकि लूप तो उसको पता चल गया कि उसमें कितना है। ठीक है, एरे उसने बता दिया कि हमने यहाँ से ये तो 0 1 2 3 4 और 100 है। तो अगर हम इसकी डॉक्यूमेंट डॉट राइट करें माई एरे डॉट लेंथ को अगर हम राइट करें तो ये कि 101 बता रहा है कि हमारे पास जो एरे की लेंथ है 101 है, क्योंकि यहाँ पे हमने 100 दे दिया। तो ये एक तरीका ठीक भी होता है अगर आपको लेंथ पता हो। तो इसको एक और तरीके से भी किया जा सकता है, माई एरे डॉट लेंथ +1। तो अब ये देखें वो सही तरीके इसको डिस्प्ले कर रहा है। 6 लेंथ उसने बता दी, क्योंकि हमें नहीं पता था उसकी लेंथ कितनी है, उसमें बस हमने एक ऐड किया उसमें। तो इसका आसान तरीका उन्होंने जो दिया वो माई एरे डॉट पुश कामरान, तो वो लास्ट जो भी वैल्यू होगी उसमें वो इसको सेट कर देगा। और रिमूव करने के लिए हम पॉप यूज़ करते हैं, माई एरे डॉट पॉप। तो इसी तरीके से हम लूप के ज़रिए एक नया एरे बना के उस एरे में भी इन एरेज को मूव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 3 लूप्स हैं। अब चौथा जो लूप था फॉर ईच का, वो इस तरह यूज़ होता है कि हम यहाँ पे माई एरे डॉट ईच, या हम यहाँ लिखते हैं फॉर ईच। तो यहाँ पे वो एरे हमने देनी होती है माई एरे, फिर उसके अंदर हम एक फंक्शन का पैरामीटर और उसकी एलिमेंट और इंडेक्स देते हैं। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलिमेंट को हम एलिमेंट कह देते हैं, और इसके बाद हम स्पेस देके इंडेक्स प्लस इंडेक्स सॉरी स्मॉल में इंडेक्स दे देते हैं। तो इसको अब हम रन करते हैं तो ये देखें हमें बता इसके आखिर में बी आर भी हम कॉमा डाल के बी आर लगा देते हैं। तो ये देखिए बता रहा है इमरान जो है वो इंडेक्स 0 पे है, इरफान जो है इंडेक्स 1 पे है, हन्नान जो है इंडेक्स 2 पे है, नासिर इंडेक्स 3 पे है, कमरान जो है इंडेक्स 4 पे है। तो ये भी एक तरीका होता है, इसके ज़रिए भी हम एक्सेस कर सकते हैं। एक और इसमें होता है ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए माई ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू नेम इमरान, एज 39, सैलरी 200। और इसको अब इसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर, अब इसका माई एम इन माई ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसमें हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट सिंपल एम कॉमा पी आर कर देते हैं, ठीक हो गया। इसको ये देखें नेम एज और उसने सैलरी जो थी एम की, जो हमारे पास उसके एलिमेंट्स मतलब इंडेक्स जो ये हमारे थे उसने उसको डिस्प्ले कर दिया यहाँ पे। अगर हम उसकी वैल्यू डिस्प्ले कराना चाहें तो हम लिखते हैं माई ऑब्जेक्ट इनटू एम। तो अब हमने ये देखें इसको एक्सेस कर लिया इमरान 39 और 200 को फॉर ईच के थ्रू, ठीक है। तो इसका तरीका ये होता है यहाँ पे हम जो वेरिएबल एक यूज़ करते हैं, कोई सा भी वेरिएबल हो सकता है, वो हम यहाँ पे सॉरी डिफाइन करके इसको रन कर सकते हैं। उसकी वैल्यू लूप के थ्रू भी हम एक्सेस कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। अगर आप सोच रहे होंगे अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ माई ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब वो भी एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम इसको रन करते हैं तो ये देखें यहाँ पे आपको एरर नज़र आएगा। तो अनडिफाइंड ऑब्जेक्ट इज़ अनडिफाइंड है, फॉर ईच के लिए ऑब्जेक्ट नहीं यूज़ करते, हम एरे यूज़ करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे माई एरे ही यूज़ होगा।
तो इस तरीके से हम एरेज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम फर्दर एरेज़ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के अंदर हम फर्दर फंक्शंस भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली यही मकसद होता है इनका, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। एक ऑब्जेक्ट के अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म के उसके मेथड और प्रॉपर्टीज़, किसी एक ऑब्जेक्ट के मुख्तलिफ मेथड और प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन कर सकें। तो अब चूँकि मैंने बात कर दी मेथड और फंक्शंस की, तो चलिए पहले हम देखते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। तो फंक्शंस को डिफ़ाइन करने का, जैसे मैंने अपने स्टार्ट में एक एग्जांपल दी थी, हम यहाँ पर लिखते हैं फंक्शन और माई फंक के नाम से हम इसके इस तरह लिखते हैं, फिर इसको इस तरह क्लोज कर देते हैं। तो ये हमने एक तो हमने ये देखा कि हम हमने ये देखा कि हम कैसे यहाँ पे फंक्शन को डिफ़ाइन कर सकते हैं स्क्रिप्ट के अंदर। तो इस फंक्शन को हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया। अब इस फंक्शन को के लिए हम इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी स्टेटमेंट लिख के उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब अगर हम इसको रन करेंगे तो नथिंग विल हैपन, कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, बल्कि वही हमारा जो मैसेज पी में था वही डिस्प्ले हुआ। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट बेसिकली ये फंक्शन जब तक कॉल नहीं होगा तो तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा। कॉल करने के इसके कई तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि यहीं पे आप इसके अंदर जहाँ पे आपने डिफाइन किया उसके बाद आप इसको इस तरह लिख दें माई फंक, और उसके बाद को डिस्प्ले करें तो ये अब एग्जीक्यूट होगा। एक दूसरा भी इसका तरीका होता है जिसमें जो कि हम यूज़ करते हैं फंक्शन को क्या कहते हैं, फंक्शन को कॉल करने के लिए, वो होता है इवेंट्स के थ्रू। तो इवेंट्स का थोड़ा सा मैं यहाँ पे टच दे देता हूँ ताकि आपको समझ आए। सपोज हमारे पास एक टैग है ए का, उसके अंदर हम एच रेफरेंस में जावास्क्रिप्ट कॉलन वाइड 0 लिख देते हैं, और इसका एक इवेंट होता है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक इज इक्वल टू माई फंक, और उसके बाद हमने लिखा यहाँ पे हेलो क्लिक मी, सेव किया, इसको रन किया। तो अब ये देखें वो फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो अब ये देखें वो सब कुछ क्लियर हुआ और हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया डॉक्यूमेंट डॉट राइट की मदद से। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने पॉइंट नोट की होगी, मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ कि मैंने जैसे क्लिक पे किया, डॉक्यूमेंट राइट ने क्या किया, उसने पूरा डॉक्यूमेंट वॉश कर दिया, और उसके इवन उसने ये पी टैग भी ख़त्म कर दिया, और पी टैग ख़त्म करने के बाद उसने वो हेलो वर्ल्ड लिखा। तो ये चीज़ डॉक्यूमेंट, इसलिए डॉक्यूमेंट राइट को बहुत कम यूज़ किया जाता है, बल्कि ना इसका यूज़ ना होने के बराबर है। या तो हम कंसोल डॉट लॉग को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जब क्लिक करूँगा तो यहाँ कंसोल में ये मैसेज लिखा हुआ है, या हम अलर्ट यूज़ करते हैं, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये अलर्ट आ गया। इसके अलावा एक और तरीका मैंने आपको बताया था कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी में हम उस आईडी को पास करते हैं जहाँ पे हमने इनर HTML इक्वल्स टू, अब यहाँ पे कोई भी मैसेज हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं। तो अब क्या होगा, मैं इसको रिलोड करता हूँ तो ये मैसेज विल डिस्प्ले है ख़त्म होगा, उसकी जगह ये वाला हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये तरीका होता है मैनिपुलेट करने का टैग्स को जावास्क्रिप्ट के थ्रू, हम गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसके अलावा इसमें एक और भी यूज़ होता है गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। अब ये इस टैग्स नेम में हम यहाँ पे पी देंगे, लेकिन इसमें फ़र्क ये होगा कि मैं यहाँ पे डॉट सॉरी यहाँ पे इसको भी मैं ख़त्म करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखूँगा और रन करूँगा तो ये रिज़ल्ट नहीं आएगा बल्कि एरर आएगा। ये देखिए कोई एरर नहीं, कोई रिज़ल्ट नहीं, सॉरी कोई रिज़ल्ट नहीं है और कोई एरर नहीं है, क्योंकि उसको गेट एलिमेंट बाय टैग नेम जब वो गेट करता है तो वो वैल्यूज़ को एज एन एरे की सूरत में लिखता है। तो मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे 0 दूंगा और इसको रीलोड करके अब मैं क्लिक करूँगा तो अब उसमें पी को 0 वैल्यू, क्योंकि अगर हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल पीस हो, मैं यहाँ पे आईडी ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पे जो मैंने आपको HTML के कोर्स में बताया था कि एक टैग में आप एक पेज के अंदर एक आईडी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अब इसको दोबारा रन करता हूँ तो 2 मैसेज आए, मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे वो मैसेज आया डिस्प्ले पहले वाले में, या कि 0। अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूँगा तो दोबारा क्लिक करूँगा तो अब ये देखें यहाँ वाले पे सेकंड वाला जो पी था उस पे ये मैसेज डिस्प्ले हुआ, ऊपर वाला मैसेज। तो गेट एलिमेंट बाय, इसके बाद गेट एलिमेंट बाय टैग्स नेम है, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम भी है, बाय क्लास नेम भी है। तो अब हम यहाँ पे डॉट देंगे
तो अभी आप देखिएगा ये भी वही चीज़ है, क्योंकि हम जो क्लास मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। इसको हमने P1 दे दिया, इसको भी मैं P1 दे देता हूँ, और यहाँ पे डॉट P1 बजाय मैं P1 लिखूँगा और इसको रन करता हूँ। क्लिक करूँगा, कोई मैसेज नहीं, और जैसे ही मैं यहाँ पे 0 लिखूँगा तो दोबारा इसको रीलोड करूँगा और ये हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिखा हुआ गया। जैसे मैं इसको 1 करूँगा, सेव करके रन करूँगा, तो अब ये हेलो वर्ल्ड नीचे वाले में लिखा हुआ, इस P में लिखा हुआ। तो इस तरीके से हम मैनिपुलेट करते हैं एलिमेंट्स को बाय क्लास नेम, बाय टैग्स नेम और बाय एलिमेंट आईडी। मोस्ट प्रेफरेबल मेथड अगर आप जावास्क्रिप्ट को जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं तो गेट एलिमेंट बाय आईडी को ही यूज़ किया जाता है। आईडी P1, आईडी P2, आईडी यूनिक नहीं होनी। अब हम यहाँ पे ये यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि डायरेक्ट हम क्लिक करेंगे। अब हमें वो एरे को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम P2 कर सकते हैं और क्लिक करेंगे तो ये आज हमने एक पहला इवेंट देख लिया अभी कि ऑन क्लिक। इसके अलावा ऑन माउस ओवर, ये एक होता है कि जैसे ही हम देखें माउस एंटर हुआ तो ये मैसेज चेंज हो गया। देखें, मैं आपको एक दफ़ा क्लिक करके दिखाता हूँ, जूम करके। ये देखें, मैं इसको रीलोड किया और जैसे ही माउस इस पे जाएगा ये टेक्स्ट चेंज हो गया। इसी तरह एक इसी फंक्शन के अंदर मैं एक और फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, फंक्शन another func। तो इसके अंदर मैं इसको चेंज करता हूँ, यही वाला मैसेज जो हमने यहाँ पे लिखा है। तो अब यहाँ पे ये कॉल होगा, तो अगर तो ये तो ऑन माउस लीव, ठीक है। जब माउस यहाँ से मूव हो तो ये कॉल करे किसको, another func। तो अभी आप देखिए, तो मैं इसको जूम भी कर लेता हूँ ताकि, तो रीलोड करता हूँ तो जैसे मैं इस पे गया वापस ये, तो ये तरीका है इसको यूज़ करने का इनलाइन तरीके से कि हम ये हमने ऑन माउस ओवर है, इसके अलावा ऑन माउस लीव है, ऑन माउस क्लिक है, ऑन माउस डबल क्लिक है, ऑन माउस डाउन है। तो बेशुमार यहाँ पे हमारे पास फंक्शंस हैं जो कि हम यूज़ कर सकते। अच्छा, अब हमने यहाँ पे ये लिखा है तो ज़रूरी नहीं कि अब HTML को क्लीन करने रखने के लिए हम क्या करते हैं कि इस चीज़ को यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे आईडी में मैं दे देता हूँ btn क्लिक डॉट ऑन क्लिक इज इक्वल टू फंक्शन इवेंट, और यहाँ पे मैं अब यहाँ पे आईडी दे देता हूँ, आईडी इज इक्वल टू btn क्लिक। तो ये हमारे पास आईडी है। तो अच्छा, इवेंट वेरिएबल का मतलब होता है कि जो करंट जिस पे हमने क्लिक किया है उसके जो भी वैल्यूज़ होंगे, जैसे मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आए। तो ये एक अच्छा तरीका होता है कंसोल डॉट लॉग यूज़ करना। तो मैं अब इस पेज को रीलोड करता हूँ और मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो अब ये देखिए यहाँ पे तो माउस इवेंट अकर हुआ है। तो यहाँ पे उसके बाद उसकी सारी वैल्यूज़ जो भी हैं, क्लाइंट एक्स क्लाइंट वाई, जो भी वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे हमारे पास उसके पास आ गए। तो इस क्लिक से रिलेटेड जितने भी इवेंट्स हैं वो यहाँ पे आ गए हैं। तो ऑन क्लिक के बाद उसके यहाँ पे हम लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं लिखेंगे तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट P1 डॉट इनर HTML इज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड। तो ये हमने लिखा, रीलोड किया, क्लिक किया, तो अब देखें अब हमारा कोड भी क्लीन है, ठीक है। और हमने जो भी जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड फंक्शनैलिटी है वो जावास्क्रिप्ट में ही लिखी, मतलब यहीं पे ऑन क्लिक, और यहीं पे हम इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करके ऑन माउस एंटर या ऑन माउस डाउन माउस ओवर, ऑन माउस लीव, तो यहाँ पे इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, रीलोड करता हूँ जैसे क्या, तो सेम फंक्शनैलिटी हमने। तो ये होता है
जावास्क्रिप्ट के अंदर इवेंट्स को हैंडल करना। बेशुमार जावास्क्रिप्ट के अंदर इवेंट्स मौजूद हैं जिनको हम हैंडल करते हैं, और उन्हीं इवेंट्स के थ्रू हम अपने डिफरेंट फंक्शनैलिटी, जैसे हमने ऑन क्लिक इवेंट है, ऑन माउस ओवर, इसके अलावा अगर हम यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स लगा दें जो हमने टाइप इज इक्वल टू इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू टेक्स्ट, वैल्यू कुछ भी नहीं इसमें रखते हैं, ID इज इक्वल्स टू नेम। तो ये हमने एक इनपुट टेक्स्ट बना लिया, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। अब यहीं पे हमने एक और बटन बनाया, बटन ID इज इक्वल टू BTN क्लिक। अब इसमें मैं इसकी वैल्यू देता हूँ क्लिक में, ये आ गया। मैं A को ख़त्म कर देता हूँ। अब BTN क्लिक आ गया यहाँ पे, तो क्लिक में, तो अब इस बार बाद मैं रिलोड करता हूँ तो ये टेक्स्ट बॉक्स और ये, तो अब यहाँ पे मैं वही तरीका ऑन चेंज इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं किसी फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ, इज़ एम्प्टी फंक्शन को कॉल कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं फंक्शन बना लेता हूँ इज़ एम्प्टी। तो फंक्शन में मैं लिखता हूँ कि और साथ इसको मैं पास कर देता हूँ दिस। अब दिस से मुराद इस, सॉरी ये मैं गलत जगह पे लिख रहा हूँ, इसको मुझे बट टेक्स्ट में लिखना था। ऑन चेंज इज एम्प्टी, तो यहाँ पे एलिमेंट, जो भी एलिमेंट है वो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। तो एलिमेंट डॉट वैल्यू, तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, इज़ $empty इज इक्वल्स टू एलिमेंट डॉट वैल्यू। तो यहाँ पे इसको पहले चेक कर लेते हैं कोई एरर तो नहीं है, तो कोई एरर नहीं है। तो अब यहाँ पे हम इफ़ $empty इज इक्वल्स टू दिस console.log you must write something, ठीक है, एल्स कुछ भी ना करें। तो मैं इसको रीलोड करता हूँ, यहाँ पे मैं जैसे ही इसको चेंज करता हूँ, सॉरी एलिमेंट को जैसे ही मैं इससे बाहर निकलता हूँ, तो यू मस्ट राइट समथिंग, मतलब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करके कुछ लिखा और फिर इसको मैंने खाली किया और वापस आया, यू मस्ट राइट समथिंग, जैसे ये, और मैं इसको ख़त्म करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको यू मस्ट राइट इज़ एम्प्टी ट्रू होगा, क्योंकि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ वैल्यू, जब पहली दफ़ा मैंने इस पर ऐसे क्लिक किया और इसको वापस बाहर निकाला, मतलब इससे फोकस आउट किया, तो इसने कोई भी मैसेज नहीं डिस्प्ले कराया। तो यहाँ पे हम ऑन चेंज के बाद ऑन ब्लर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें ऑन ब्लर पे इसने, और फ़ौरन हमें मैसेज, जैसे हमने यहाँ से क्लिक हुआ तो उसने हमें शो कर दिया कि यू मस्ट राइट समथिंग, और उसके बाद अगर एल्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलिमेंट डॉट वैल्यू, जो भी इसमें वैल्यू राइट कर दें। रीलोड किया, यू मस्ट राइट, और मैं इसमें कुछ लिखता हूँ, तो ये देखें डॉक्यूमेंट डॉट राइट, वही चीज़ डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बजाय हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID यूज़ कर सकते हैं। कौन सी, P1 डॉट इनर HTML इज इक्वल्स टू एलिमेंट डॉट वैल्यू, या हम यहाँ पे एम्प्टी यूज़ कर सकते हैं, जो भी इसमें वैल्यू है। तो मैं इसको यहाँ पे कुछ भी लिखूँगा, क्लिक करूँगा, तो ये हमारे पास एक्चुअली ये वाले फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। तो मैं इसको ख़त्म करके अब यहाँ पे जो भी लिखूँगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। तो इसके अलावा यहाँ पे हम एक और भी फंक्शन ऑन की अप, तो इनकी अप पे भी ये वाला फंक्शन कॉल हो। तो मैं इसको रिलोड करता हूँ, मैं यहाँ पे जैसे जैसे मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ वैसे वैसे की अप, ये इवेंट स्पेशल कैरेक्टर्स को ये फॉलो नहीं करता, ये सिर्फ जो लिखने वाले जो डिजिट्स और अल्फ़ाबेट्स हैं उनको ये फॉलो अप करता है। तो की अप की जगह ऑन की प्रेस कर देता हूँ, तो वही तरीका है इसका। इसमें जैसे मैं की प्रेस करूँगा वो उसको
लिखना शुरू कर दें। तो ये हमने कुछ तरीके सीखे जिसके ज़रिए हम मैनिपुलेट कर सकते हैं डाटा को। इसके अलावा इसमें जावास्क्रिप्ट के अंदर नोड्स भी होते हैं, चाइल्ड नोड्स भी होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इसके अंदर स्पान टैग लगा दिया, ठीक है, उसमें हेलो स्पान और ये मैसेज डिस्प्ले करवाया जब p इज इक्वल टू id, तो ये हमारे पास देखा है। हेलो, तो ये हमारे पास है स्पान टैग है। इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, सेव शायद नहीं किया था, और मैंने सेव नहीं किया था इसलिए वो उस पर डिस्प्ले नहीं करा। तो हेलो मैसेज विल डिस्प्ले हियर। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा तो ये देखें सारा उसने पूरा पी टैग को ही कर दिया चेंज। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डॉट चाइल्ड नोड इंटू ज़ीरो और मैं इसको तो नोट एन ऑब्जेक्ट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो यहाँ पे डॉट चाइल्ड नोड इंटू ज़ीरो में यहाँ पे आई थिंक मिस कर गया था। तो यहाँ पे ये एरर आ रहा है कि जी डॉक्यूमेंट अनडिफाइंड इज नॉट एन ऑब्जेक्ट इवैल्यूएटिंग। अच्छा, तो यहाँ पे एक मिनट में यहाँ पे आपको डॉट चिल्ड्रन चाइल्ड नोड, वही मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देखता हूँ, रन टाइप नोड लिस्ट, चाइल्ड नोड एट्रीब्यूट मस्ट रिटर्न ए नोड लिस्ट रूटेड एट द कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, ये रिटर्न करता है वैल्यू, इसको हम ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, तो इसको हम इनर HTML तो के साथ ही यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये सारे, अब हम यहाँ पे मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ चिल्ड्रन। यहाँ पे मैं तो यहाँ पे HTML कनेक्शन, इसमें ये स्पान है, तो इसको सबसे पहले हम यहाँ पे वेरिएबल चाइल्ड इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी में यहाँ पे हम p1 डॉट चाइल्ड नोड इंटू ज़ीरो और कंसोल डॉट लॉग चाइल्ड करते हैं, तो इसको रीलोड करते हैं। तो ये देखें तो यहाँ पे चिल्ड्रन इंटू ज़ीरो, अब उसकी वैल्यू डॉट इनर HTML, यहाँ पे मैं इसको दोबारा रीलोड करूँगा, अब वो हेलो को डिस्प्ले कर रहा है। तो इसका तरीका यह है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट चिल्ड्रन इंटू ज़ीरो, जो ज़ीरो पे हो, इनर HTML इज इक्वल टू, ये हम इस तरह इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें मैसेज जो है वो एग्जिट है, और सिर्फ वो जो वैल्यू है स्पान की है वो चेंज हो गई। तो हम चिल्ड्रन के साथ जब यूज़ करते हैं चिल्ड्रन को, तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे, जैसे मैं यहाँ पे एक और स्पान लिख देता हूँ और हाय, तो अब अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँगा तो हाई पे चेंज नहीं हो रहा है, बल्कि वो हेलो पे हो रहा है चेंज। तो अगर मैं इसको बंद कर दूँगा तो अब देखेंगे आप वो हाई वाला चेंज हो रहा है, ना कि हेलो वाला। तो इस तरह हम किसी भी एलिमेंट के अंदर मौजूद सब एलिमेंट्स को टारगेट करने के लिए
चिल्ड्रन यूज़ कर सकते हैं, जो पैरामीटर है जिस भी डॉक्यूमेंट की एलिमेंट पे आईडी आप गेट करेंगे। तो ये था हमारा इसका। अच्छा, लास्ट में मैं आपको फॉर्म, इसमें मोस्टली जो यूज़ होता है वो फॉर्म वैलिडेशन होता है, कि जब हम फॉर्म एक सबमिट करते हैं तो वो कैसे वैलिडेट होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म बना लेते हैं। एक्शन कोई नहीं, मेथड इसका कोई नहीं। इसमें हम एक पी टैग यूज़ करेंगे, उसमें लेबल यूज़ करेंगे, नेम, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू नेम, आईडी इज इक्वल टू नेम, और उसके बाद एक और हम यहाँ पे एज और एज, फिर उसके बाद यहाँ पे हम इनपुट टाइप लगा देते हैं, टाइप इज इक्वल टू सबमिट, ये सबमिट, वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट। इसी के साथ हम एक और इस एज को एज सबमिट करते हैं। सबमिट आईडी इक्वल टू सबमिट इसको करते हैं, पेस्ट करते हैं। तो इसको टाइप इज इक्वल टू रीसेट, नेम इज इक्वल टू रीसेट, इज इक्वल टू रीसेट। तो ये हमने एक बेसिक फॉर्म बना लिया, ठीक है। अब हम इसमें अगर कुछ टाइप करते हैं और रीसेट पे क्लिक करते हैं तो वो डेफिनेटली इसको क्लियर कर देता है उस फॉर्म को। अब वैलिडेट करने का तरीका ये होता है, इसको मैं ख़त्म करता हूँ यहाँ पे फॉर्म वैलिडेशन में, कि हमने जब फॉर्म सबमिट हो तो तब उसको चेक करें। तो इसका एक तरीका ये होता है कि ऑन सबमिट एक हम इवेंट एग्जीक्यूट करते हैं, ऑन सबमिट इज़ वैलिडेट फंक्शन को कॉल करें, ठीक है। मतलब इस फंक्शन को कॉल करके हमें बताया कि भाई वो जो फॉर्म्स की वैल्यूज़ हैं वो वैलिडेटेड हैं या नहीं है, मतलब कोई वैल्यू एम्प्टी तो नहीं है। तो इसके साथ हम यहाँ पे एक स्पॉन टैग भी लगा देते हैं, आई टी इज इक्वल्स टू नेम हेल्प, और यहाँ पे इसी तरीके से मैं इस पर एच हेल्प। तो जो मैं पहली वैलिडेशन करूँगा फिर वो दोनों जो है वो चेक होनी चाहिए, और एज जो है वो ग्रेटर देन 30 नहीं होनी चाहिए। मतलब एज ग्रेटर देन 30 हो तो हम उस पर एरर दें, और लेस देन 18 और ग्रेटर देन 30 पे वो एरर दें। तो ये कीप इन माइंड इज, हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है इस वैलिडेट का। तो इस फंक्शन में सॉरी इसको यहाँ पे क्लोज किया। अब सबसे पहले हमने चूँकि हमने यहाँ पे वैल्यूज़ इनको हर एक को आईडी दी, यूनिक आईडी दी है, ये देना ज़रूरी है। तो इसके बगैर भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। हम फॉर्म को भी उसका नाम देंगे, उसके आईडी देंगे, तो उसके थ्रू भी हम एक्सेस कर सकते हैं। या फॉर्म की मल्टीपल फॉर्म्स हो तो हमें प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि वैल्यू जो आई डी यूज़ करें। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, नेम एक वेरिएबल बनाएंगे, वेरिएबल नेम इज़ इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसमें देंगे नेम, वेरिएबल एज इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इनटू एज। हमारे पास एज आ गई। अब हम नेम डॉट ट्रिम करेंगे ताकि वो वाइट स्पेसिस ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे हम इफ़ डाटा साइन नेम इज इक्वल टू एम्पटी, तो यहाँ पे वो मैसेज दे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट नेम हेल्प डॉट इनर HTML इज इक्वल टू यू मस्ट टाइप योर नेम, ठीक हो गया, और रिटर्न फॉल्स कर दे। तो वो यहीं पे भी इस फॉर्म को फॉल्स कर देगा कि वो एम्प्टी है। फिर दूसरा चेक इफ़, और इसके बाद हम डॉट एज को भी ट्रिम कर देते हैं, ठीक है। इफ़ डॉलर एज इज इक्वल्स टू एम्प्टी, तो यही मैसेज डिस्प्ले करेगा, मस्ट टाइप योर एज, और वो एज हेल्प में इसको डिस्प्ले करेगा। एल्स यहाँ पे इफ़ एक और लगाएंगे, इफ़ एज एम्प्टी नहीं है, इज़ ग्रेटर देन इज़ लेस देन 18 है, लेस देन 18 से सही,
and 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 age is greater than 30। तो यहाँ पे वहाँ मैसेज डिस्प्ले करे must type your age, you must be greater than age, yeah, your age must be between 18 to 30। रिटर्न फॉल्स और एल्स कि हमने कुछ भी नहीं करना है, रिटर्न ट्रू कर देना है, सिंपल। यहाँ पे ये फंक्शन क्लोज हो गया। तो ये एक सिंपल सी वैलिडेशन हमने लगाई, जब हम सबमिट करेंगे तो इस फंक्शन इस वैलिडेट में हमें ठीक है ऑन सबमिट मेथड टू पोस्ट, यहाँ पे नेम रजिस्टर्ड फंक्शन ट्रिम। एक मुझे देखना पड़ेगा कि ट्रिम क्यों फंक्शन है। टू स्ट्रिंग डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो सॉरी डॉट वैल्यू लिखना था मुझे यहाँ पे, मेरी मिस्टेक। डॉट वैल्यू, अब ये ठीक है क्योंकि मैं उसको पूरा ऑब्जेक्ट पास कर रहा था यहाँ पे, तो अब ये कोई एरर नहीं है। अब यहाँ पे इफ नेम इज इक्वल टू एम्प्टी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नेम हेल्प, तो यहाँ पे अब तो यहाँ पे अब हमने इसकी वैल्यू को कंसोल डॉट लॉग करके चेक करते हैं। डॉट नेम एच, तो यहाँ पे एज डॉट ट्रिम इज नॉट सॉरी डॉट वैल्यू आता है। अब ये उसमें एरर आ रहा था, सॉरी यहाँ पे, तो अब ये बिल्कुल ठीक हो गया। अब ये यू मस्ट टाइप योर नेम, अगर यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ और अब सबमिट करता हूँ तो इसको कहना चाहिए यू मस्ट इफ एज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय एलिमेंट। अगर यहाँ पे मैं नेम टाइप करता हूँ और सबमिट करता हूँ तो यू मस्ट टाइप योर नेम, और अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे ही सबमिट करता हूँ तो अच्छा रिटर्न फॉल्स, वैलिडेट आप ये सही होगा। तो अब ये उसने सही, मतलब यहाँ पे मुझे रिटर्न जो वैलिडेट फंक्शन को कॉल करके हम यहाँ से वैल्यू रिटर्न ले रहे हैं वो इस फॉर्म में भी रिटर्न करनी है कि सबमिट करने के बाद वो रिटर्न ट्रू हो या फॉल्स हो। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी, अगर मैं यहाँ पे अब इमरान लिख देता हूँ और सबमिट करता हूँ तो अब यहाँ पे हमने इमरान और इसको सबमिट किया तो अब यहाँ पे एज 37, तो अब ये उसने सक्सेसफुली फॉर्म को सबमिट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे तो इमरान लिखा, अब ये देखें चूँकि ये फॉर्म बार मतलब उसको एम्प्टी नहीं कर रहा बार बार इस कॉल करने के, तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नेम डॉट सॉरी नेम नहीं डॉट इनर HTML इज इक्वल्स टू एम्प्टी हो सबसे पहले, कौन सी, नेम हेल्प, ये ज़रूरी था। और उसके बाद इसी को हम यहाँ पे एज हेल्प के तौर पे ये,
तो अब हम जब इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें इसी पे ये रिटर्न फॉल्स हो रहा है क्योंकि नेम ही गलत है। तो मैं यहाँ पे इमरान लिख देता हूँ। तो अब देखो उसने इसको एम्प्टी कर दिया और यहाँ पे मैसेज आ गया। अगर यहाँ पे मैं एज लिखूँगा ये सक्सेसफुली फॉर्म सबमिट हो गया। अगर मैं दोबारा इस पर सबमिट पे क्लिक करूँगा तो यू मस्ट इंटर टाइप योर नेम और मैं यहाँ पे इमरान लिखता हूँ फर्स्ट टाइप। तो ये है हमारे पास फॉर्म वैलिडेशन का तरीका कि कैसे हम फॉर्म को वैलिडेट करते हैं जावास्क्रिप्ट को। तो इसके साथ ही ये मैं जावास्क्रिप्ट का क्रैश कोर्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई एम श्योर इससे आपको लर्निंग में काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो वेट कीजिएगा अगले कोर्स में जिसमें हम कंप्लीट क्रैश कोर्स देखेंगे पीएचपी को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं डायनामिक एचटीएमएल में। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।